एवरीवन, तो हम लोग यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट कवर करेंगे, यूरोपियन इन्फ्लुएंस एंड स्लेव ट्रेड इन द नॉर्थ और द वेस्टर्न अफ्रीका में। कैसे स्लेव ट्रेड जो है नॉर्थ और वेस्ट अफ्रीका में इन्फ्लुएंस किया जाता है यूरोपियंस के द्वारा। अर्ली यूरोपियन इन्फ्लुएंस 15th century onwards, European exploration and colonization began in earnest. Portuguese navigator first reached in the West African coast in the mid-15th century, followed by other यूरोपियन पावर्स लाइक स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन एंड द नीदरलैंड्स। हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पोर्टुगीज़ नेविगेटर्स आते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका में जाते हैं। मिड 15th सेंचुरी में भी हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन पावर्स जो है वो स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स जाते हैं और अपना इन्फ्लुएंस जो है वहाँ पर स्टैब्लिश करने लगते हैं। Trade relations, Europeans established their trade relations with African kingdom, trading goods like guns, textile, alcohol in exchange for gold and ivory and slaves. ट्रेड रिलेशंस भी जो है यूरोपियन स्टार्ट कर देते हैं अफ्रीका के साथ। वो लोग क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो था, गोल्ड, आइवरी, अल्कोहल एक्सचेंज में देते थे, स्लेव्स, ये सब चीज़ का मतलब ट्रेड वो लोग स्टार्ट कर दिए थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट, यूरोपियन बिल्ड फोर्ट्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट अलॉन्ग विद द कोस्ट सच एज द एलिमिना कैस्टल बाय द पोर्चुगीज इन द मॉडर्न डे घाना विच बिकेम सेंटर ऑफ द स्लेव ट्रेड। बहुत सारे फोर्ट और ट्रेडिंग पोस्ट का भी स्टैब्लिशमेंट किया जाता है यूरोपियंस के द्वारा, जैसे कि फोर्ट, कोस्ट इम्पॉर्टेंट था क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है तो कोस्ट रहना ही चाहिए। द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, origin and development. The transatlantic slave trade began in the early 16th century and lasted until the 19th century. European traders captured and transported millions of Africans to America. तो एक ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो जाता है 16th सेंचुरी के लास्ट में, और 19th सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि ये 19th सेंचुरी तक इसका इन्फ्लुएंस रहता है। यूरोपियन क्या कर रहे थे, ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे अफ्रीकन्स को अमेरिका में, मिलियंस ऑफ अफ्रीकन को एज ए स्लेव, और स्लेव ट्रेड चल रहा था। ह्यूमंस को एज ए स्लेव लिया जाता था और उसका ट्रेड किया जा रहा था। Middle Passage, the journey across the Atlantic known as the Middle Passage was brutal. Slaves was packed tightly in a ship facing inhuman condition, disease and high mortality rates. उन लोगों को जब शिप से यूरोप में ले जाया जाता था तो उनका कंडीशंस बहुत बुरा रहता था। बहुत एक छोटे से जगह में शिप में बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड स्लेव्स को एक साथ पैक करके ले जाया जाता था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो कंडीशन था ले जाने का वो बहुत इनह्यूमन था, जिसकी वजह से डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा फैल रहा था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, स्लेव ट्रेड बिकेम अ मेजर cornerstone of the triangle trade system where European goods were traded for African slaves who were then sold in America, and the profit was used to buy American commodities like sugar, tobacco and cotton for Europe. तो एक slave trade चल रहा था। अफ्रीकन्स क्या कर रहे थे, ह्यूमंस को बेच रहे थे एज ए स्लेव्स टू यूरोप, और उससे जो पैसा देता था यूरोप, उससे वो लोग यूरोपियन प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लेव ट्रेड क्या क्या, इनवॉलेंट्री एंड ब्रूटैलिटी। द स्लेव ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द फोर्स्ड कैप्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंसेलमेंट of African slave endured of physical and psychological abuse। हम लोग देखते हैं कि स्लेव ट्रेड के वजह से जो वहाँ के लोग थे अफ्रीकन को, जो अफ्रीकन के पीपल थे, उनको जो काम करवाया जा रहा था वो बहुत बुरा था। जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में उन लोगों के साथ ले जाया जा रहा था वो बहुत इनह्यूमन एक्टिविटी था जो यूरोपियंस के द्वारा किया जा रहा था। लार्ज स्केल में हम लोग देखते हैं कि 10 to 12 मिलियन अफ्रीकन को फोर्सली ट्रांसपोर्ट किया जाता है अमेरिका में, लार्ज स्केल में होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शन, द स्लेव ट्रेड लेड टू डीपोल्यूशन पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन अफ्रीकन रीजन्स, डीस्टेबलाइजिंग ऑफ सोसाइटीज एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन एज अ वेल एंड फोस्टरिंग लोकल कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स। हम लोग देखते हैं कि स्लेव ट्रेड एक इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शन होता है। एक इकोनॉमिक बूस्ट के लिए तो अफ्रीकन कर रहे थे एक्सचेंज यूरोपियंस के साथ, बट एक सोशली और कल्चरली हम लोग देखते तो एक कितना इनह्यूमन एक्टिविटी था एक स्लेव ट्रेड। द एंड ऑफ स्लेव ट्रेड, अबॉलिशन मूवमेंट बाय द 18th century and early 19th century abolitionist movement gained momentum in the Europe and America, influenced figures like the William Wilberforce in Britain campaign against the trade। तो यूरोपियन के ही कुछ लोग थे, अमेरिकन्स थे, जो इस चीज़ के अगेंस्ट कैंपेन करते हैं कि स्लेव ट्रेड इज़ अ वेरी इनह्यूमन एक्टिविटी। बहुत सारे लेजिस्लेटिव एक्शंस भी लिया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता है अबॉलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड एक्ट इन 1807, जिससे स्लेव ट्रेड को प्रोहिबिट किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। यूएसए में भी लेजिस्लेशन पास होता है। द यूनाइटेड स्टेट ऑल्सो बैंड द इम्पोर्टेशन ऑफ स्लेव्स इन 1818। Other nations like the European nations followed suit over the next few decades under the British pressure.
enforcement, the British Royal Navy played a significant role in enforcing the abolition of patrolling the West African coast and interpreting slave ships' legacy and afterward. While the transatlantic slave trade ended in the 19th century, slavery itself persisted in some region. हम लोग देखते हैं कि slave trade 18-19th century में end हो जाता है, but इसका impact जो है वो कुछ साल तक रहता है, कुछ regions में रहता है. The end of trade has profounded economic and social impact on both Africa and Americas, and the legacies of slavery continues to influence these regions today. और दोनों social economic impact हम लोग अफ्रीका अमेरिका में देखते हैं और इसका impact अभी भी देखने को मिलता है. समरी हम लोग एक देख लेते हैं. The European influence in the northern and western Africa primarily revolved around the trade, with the slave trade being the major aspect. The transatlantic slave trade was characterized by brutality, scale, and with a significant economic social consequence. The abolition of slave trade was driven by moral, economic, and political factors, leading to significant efforts to in the practice and lasting impact of global history. Slave trade का एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था जो होना चाहिए था, और इसके लिए स्टेप्स भी लेजिस्लेटिव एक्शंस उठाया जाता है ताकि स्लेव ट्रेड को अबॉलिश किया जा सके. बट ये एक मॉरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ही ट्रेड ड्रिवन एक्टिविटी बन चुका था, जिसका बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लिया गया था और इसको इंकरेज किया गया था यूरोपियंस के द्वारा. और इसको भले ही अबॉलिश कर दिया जाता है, बट इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है ग्लोबल हिस्ट्री में देखने को मिलता है. कोलोनिज्म एंड द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका. कैसे कोलोनिज्म एक स्क्रैम्बल बना अफ्रीका के लिए. पेट्रन्स ऑफ यूरोपियन एक्सपेंशन. अर्ली एक्सप्लोरेशन. यूरोपियन इंटरेस्ट इन अफ्रीका बिगैन विद एक्सप्लोरेशन इन द 15th century, primarily for trade routes and resources. Early explorers included the Portuguese and the Spanish. हम लोग देखते हैं कि यूरोपियंस जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं अफ्रीका में. बहुत सारे जो पोर्टुगीज, स्पेनिश थे वो लोग जाते हैं और ट्रेड करते हैं अफ्रीकन्स के साथ. बहुत सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स और फोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट होता है. यूरोपियंस जाते हैं, इनिशियली वहाँ इस्टेब्लिश करते हैं फोर्ट्स को, ट्रेडिंग पोर्ट्स को, ताकि अफ्रीका से रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल ले जाया जा सके और वहाँ पर से फिनिश्ड प्रोडक्ट ला के अफ्रीका में वापस बेचा जा सके. मिशनरीज एक्टिविटीज़ का भी हम लोग देखते हैं. क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट किया जाता है और ये एक वन ऑफ द मेजर स्प्रेड था वेस्टर्न एजुकेशन में. हम लोग देखते हैं कि यूरोपियंस आते हैं, अपने साथ वेस्टर्न एजुकेशन और क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस भी लाते हैं. द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका. बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 to 1885. द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका वॉज फॉर्मुलाइज्ड बाय अ बर्लिन कॉन्फ्रेंस where European power was divided into the continent into spheres of influence without considering Africa ethnic or culture boundaries. हम लोग देते हैं कि बर्लिन कॉन्फ्रेंस होता है और ये एक स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका माना जाता है क्योंकि इसमें अफ्रीका का एथनिक कल्चर बाउंड्रीज़ को नहीं देखा जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है ऑन इट्स ओन. और क्योंकि बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद क्योंकि एथनिक और कल्चर बाउंड्रीज़ बिना देखे उसको डिवाइड किया जाता है, इसकी वजह से हम लोग रिवोल्ट भी देखते हैं और इसका खामियाजा भी कॉलोनीज़ को जो था वो भुगतना पड़ता है. फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट आता है. कॉलोनियल पावर. मेजर पावर इंक्लूडेड ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, Portugal, Italy. Each sought to expand their empire for economic gain, national prestige and strategic advantage. जितने भी कंट्रीज़ थे, पोर्टुगल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये सब कॉलोनियल पावर्स एक्सपैंड करते हैं और अपने नेशन के प्रेस्टीज को और बढ़ाते हैं. Methods of control. European use treaties, military conquest and alliances with local powers to establish their control. तो क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं कॉलोनीज अपना एस्टैब्लिशमेंट अफ्रीका में करने के लिए. वो लोग फाइट करते हैं, बैटल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते हैं. एज हम लोग जानते हैं कि वो लोग ज़्यादा सुपीरियर थे मिलिट्री में, तो वो लोग जीत जाते थे और वो लोग कॉलोनीज वहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाते थे. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन अफ्रीकन सोसाइटीज़. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था. डिफरेंट यूरोपियन प्लांटेशन, माइन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो सब बेनिफिट्स वहाँ से वो लोग अफ्रीका से लेते थे कॉलोनियल पावर्स और सीधा उसको ट्रांसफ़र कर देते थे अपने यूरोपियन नेशन में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, ऐसे. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हम लोग देख पा रहे थे. सोशल डिस्ट्रप्शन हुआ था. ट्रेडिशन, सोसाइटीज़, कल्चर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्ट हुआ था. लिंग्विस्टिक बेसिस, कल्चर बेसिस पे डिवीजन नहीं हुआ था. बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग देखते हैं कि एक एथनिक ग्रुप जो था, सोशल हायरार्की जो था वो बन जाता है क्योंकि वो लोग डिवाइड एंड रूल फॉलो करते थे. तो एक
कास्ट सिस्टम जैसे कि हम लोग कहते हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनकी रेन में। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड क्रिश्चियनिटी, हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के आने के बाद जो कॉलोनीज़ थे वो अपने साथ एजुकेशन और क्रिश्चियनिटी दोनों लाते हैं और वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, कल्चर रिलीजियस लैंडस्केप को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, यूरोपियंस जो है रोड, रेलवे, पोर्ट्स बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज, वो लोग रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते थे, ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन, अफ्रीकन रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल वॉज वाइड स्प्रेड विथ न्यूमरस रिवोल्ट्स अपराइजिंग अकरिंग थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड। हम लोग बहुत सारा रेजिस्टेंस और रिबेलियन भी देखते हैं अफ्रीकन पीपल के द्वारा। मॉडर्न में अफ्रीका कैसा है, इस चीज़ को भी जानना हमें ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में, अफ्रीकन नेशन बिगैन टू गेन इंडिपेंडेंस, नेशनलिस्टिक मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स प्रेशर्ड यूरोपियन पावर्स टू रिलिंक्विश कंट्रोल। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अफ्रीकन नेशन जो है वो गेन करती है इंडिपेंडेंस, एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट होता है, यूनिटी हो जाता है पीपल में, सेंटिमेंट इमर्ज हो जाता है और वो लोग यूरोपियन पावर्स को रिलिंक्विश कर देते हैं वहाँ से। चैलेंजेस भी देखना पड़ता है पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, स्टेट हैज़ टू फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, सोशल फ्रैगमेंटेशन एंड कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या था, मैनी अफ्रीकन कंट्रीज एक्सपीरियंस कॉर्पस सिविल वॉर्स एंड अथॉरिटेरियन रूल। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, बहुत समय तक वो लोग कॉलोनियल इकोनॉमी पे डिपेंड रहे थे, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंट होने में उन्हें टाइम लगा। सोशल फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है, यूरोपियंस आते हैं और एथनिक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स कर देते हैं अफ्रीका में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोशल फ्रैगमेंटेशन हो गया था, उसको मेंटेन करना, यूनिटी में लाना दिक्कत हो रहा था। कंटिन्यू इन्फ्लुएंस, अभी भी हम लोग कोलोनियलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका में देख सकते हैं। Colonialism and the scramble for Africa were driven by European desires for economic gain, national prestige and strategic advantage. तो colonialism जो है अफ्रीका में आया था क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक गेन चाहिए था, उनको अपना नेशनल प्रेस्टीज बढ़ाना था, अपना स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो था वो बढ़ाना था, ड्रेन ऑफ वेल्थ करना था। और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग देखते हैं कि वो अफ्रीका को डिवाइड कर लेते हैं विदाउट सीइंग देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक प्रेस्टीज, जिसके वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो था वो और बढ़ गया था, सोशल डिस्ट्रप्शन बढ़ गया था। ये सब चीज़ का फोर्स देखते हुए एक यूनिटी क्रिएट हो गया था पीपल में और वो लोग इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से डीकोलोनाइजेशन हो जाता है। लेगेसी ऑफ कोलोनियलिज्म जो था वो अभी भी कंटिन्यू है, भले ही कोलोनियलिज्म खत्म हो गया बट उसका जो इफेक्ट है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है और इसका अभी भी हम लोग देख पाते हैं। मॉडर्न अफ्रीका कंटिन्यू टू ग्रैपल विथ इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियल पास्ट, स्ट्राइविंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल कोहेजन। क्योंकि कोलोनियलिज्म का रूल बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए अभी भी हम लोग प्रॉब्लम्स देख पाते हैं अफ्रीका में, वेदर इट इज़ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल और कल्चरली। सो हम लोग यूनिट 1 जो है इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीका ख़त्म कर चुके हैं 005 कोड का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।